हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 10 आज इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे आप लोगों को। काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की। लेसन नंबर सेकंड निकाल लीजिए, सारे बच्चे बुक निकाल लीजिए अपनी। लेसन नंबर सेकंड फर्स्ट चैप्टर में क्रैश कोर्स करा दिया था आपको। ये भी क्रैश कोर्स ही है आपका, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके वो समझाएंगे, ठीक है। लेसन नंबर सेकंड का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पहले मैंने बताया था, 9th क्लास में बताया था कि 3 सेक्टर के बारे में बताया था ना, 3 सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बताया था ना। तो जितनी भी जॉब्स हैं उन्हें हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मेनली नेचर से रिलेटेड काम होते हैं, प्रकृति से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, माइनिंग है, मिनरल्स को निकालना, माइनिंग, ये सब प्राइमरी सेक्टर में भी आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कोई एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। तो सेक्टर में मेनली नेचुरल प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट में प्रकृति ने हमको प्रोडक्ट दिए हैं, उसको चेंज करना अपनी सेटिस्फाई अपने नीड के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग करने से। एग्जाम्पल लेता हूँ, कॉटन को उगाना प्राइमरी सेक्टर काम है, ठीक है, और कॉटन से फैक्ट्री में कॉटन के कपड़े बनाना ये सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है। हम सेकेंडरी सेक्टर है इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, क्या जाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्शियरी सेक्टर। यह सेक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बनाते हैं। यह सेक्टर यह है खाली सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, एंटरटेनमेंट है, वगैरह काफ़ी सारे ऐसे टर्शियरी सेक्टर हैं। टर्शियरी सेक्टर को सेकेंडरी सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह तीनों सेक्टर जो हैं आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या है? आश्रित है। यानी एक भी सेक्टर बंद हो गया तो उसमें कोई भी कमी आ गई, कोई भी सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी सेक्टर में कोई भी कमी आ गई तो दूसरे सेक्टर जो 2 सेक्टर हैं और तो उन पर क्या पड़ेगा? नुकसान होगा। और अगर एक को फायदा होगा तो दूसरे को इनडायरेक्टली वे में और बाकी जो है उनको भी फायदा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक जीडीपी, जिसे कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन सुन लो क्या है इंग्लिश में। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड विच इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। अब हिंदी में मतलब क्या है, यानी साल में एक कंट्री में कितनी चीज़ें बनाई या सर्विस प्रोवाइड की गई, उन सभी को टोटल उस कंट्री की जीडीपी होती है, ठीक है। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी। जीडीपी निकालने के लिए किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से सुन लो बेटा, फॉर्मूला क्या है? जीडीपी ऑफ ए कंट्री निकालने के लिए, किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला नोट कर लें। अभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसका फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला को नोट कर लें। क्या होगा? जीडीपी ऑफ ए कंट्री, यानी किसी भी देश की जीडीपी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या है? जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर
जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीडीपी ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तीनों क्या करना है, ऐड करना है। क्या होगा आपको जीडीपी तीनों से ये प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की, ये तीनों जीडीपी को ऐड करेंगे तो हम किसी भी कंट्री की जीडीपी का पता चल जाएगा। जीडीपी में खाली, जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही लिया जाता है, फाइनल गुड्स होते हैं उनको और सर्विसेज को ही लिया जाता है। प्राइमरी सेक्टर बताया ना, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर और आदि बढ़ाने के लिए मिल सेक्टर बन जाता है, खर्चा भी हो जाता है। ठीक है, यानी तीनों सेक्टर को में बहुत डेवलपमेंट हो चुका है पहले के मुकाबले। हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पहले बहुत कम डेवलपमेंट था, अब काफ़ी डेवलपमेंट आ गया है। कैसे फार्म में, प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ है भाई, नए नए ट्रैक्टर्स आ गए, उनके इक्विपमेंट्स आ गए, खेती बाड़ी आसान हो गई, उसमें फ़ायदा हो गया। उसको सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ है, नए नए इंडस्ट्रीज खुल गई हैं और भी काफ़ी इंडस्ट्रीज खुल गई है। जैसे हम साबुन, नहाने का साबुन का इस्तेमाल करना है, लेकिन काफ़ी वैरायटी मिलती है, इंडस्ट्री अलग अलग होती है, तो ये हो गया, इसमें फ़ायदा हुआ। उसके बाद थर्ड में टर्शरी सेक्टर में बैंकिंग वगैरह, बैंक से ज़्यादा खुल गए, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो गया, गाड़ियाँ बढ़ गई, रोड बढ़ गई, तो तीनों सेक्टर्स में डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा हुआ है। अब टर्शरी सेक्टर का ज़माना है, इसका क्या है, टर्शरी सेक्टर का ज़माना है। हर डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो चुका है, यही कहानी है कि पहले वहाँ प्राइमरी सेक्टर आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर आया और अब टर्शरी सेक्टर मेन हो गया। ये जो है फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है टर्शरी सेक्टर में किया जा रहा है। इंडिया में सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंडिया के सेक्टर्स है उसके बारे में बात करते हैं। 1970 और 1971 में इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर क्या था, प्राइमरी सेक्टर था सबसे बड़ा हिस्सा 1970 और 1971। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी ऑलमोस्ट बराबर था, इन दोनों का एक साथ एक बराबर था, इसका ज़्यादा था। इसका देखा जाए 2 है, मान लो 2 आया है इसका, तो 1 + 1 इनका था, आधा हिस्सा इसका था प्राइमरी सेक्टर का 1970 और 1971 में। परंतु 2011 में और 12 में क्या हुआ, तीनों सेक्टर्स की जीडीपी बहुत बड़ी, लेकिन पहली फर्स्ट पर टर्शरी सेक्टर आ गया, क्या आ गया, टर्शरी सेक्टर आ गया, और सेकंड पर सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड पर प्राइमरी सेक्टर आ गया। तो ऐसा क्या हुआ 2011-12 में, टर्शरी सेक्टर था, उसकी जीडीपी घट गई अचानक, यानी ग्रोथ ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। कैसे ग्रोथ हुई टर्शरी सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट समझ सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड हॉस्पिटल, स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस, आर्मी, कोर्ट, बैंक, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट ऑफिस etc. which are basic need of the country that they are part of the टर्शरी सेक्टर। यानी गवर्नमेंट ने स्कूल्स को, बैंक वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा ऊपर ध्यान दिया और इन्हें डेवलप किया, और यह सब इसमें आते हैं टर्शरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैज़ ऑल्सो लेड द डेवलपमेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर। यानी कि अभी 30 से 40 साल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुए हैं, तो सब सेक्टर मैंने बताया था आपको इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो इन दोनों सेक्टर्स का फायदा टर्शरी सेक्टर को भी हुआ है। थर्ड है एज इनकम लेवल रेज, ईटिंग आउट, शॉपिंग, टूरिज्म etc. बिकेम कॉमन। यानी कि लोगों की इनकम जैसे जैसे बढ़ी तो उनके साथ साथ खर्चा भी बढ़ गया, ज़्यादा खर्च करने लगे लोग, आमदनी बढ़ी, ज़्यादा बढ़ गई, तो वो लोग खर्चा करने लगे, जैसे कि बाहर जाना, खाना खाना बाहर होटलों में, मूवीज देखना, शॉपिंग करना,
ठीक है, तो ये सब किसमें आते हैं, बताया था मैंने आपको टर्सरी सेक्टर के अंदर आते हैं, तो ये फायदा हो गया, ठीक ग्रोथ हो गया। फोर्थ पॉइंट है न्यू सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन एसेंशियल एंड बिकम मोर इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। यानी पहले जैसे 20 साल पहले की बात करें, एक नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, इसका नाम था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई और आईटी सेक्टर में, जैसे एग्जाम्पल है गूगल, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनका भी आप जगह इस्तेमाल करते हैं, हम चलाते हैं, यूट्यूब पर चला रहे हैं, क्लासेस को इनका इस्तेमाल हुआ, तो सब किस में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में आते हैं, इसलिए इसका ग्रोथ। फिफ्थ पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया gave boost to tertiary sector by developing services such as transport, storage, trade, etc. यानी इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया है ना, तो फसलों का प्रोडक्शन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, स्टोरेज बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो कभी और टर्सरी सेक्टर का ये जो सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, तो टर्सरी सेक्टर्स को ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो ये 5 मुख्य कारण है, 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे टर्सरी सेक्टर। शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि कितने लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में 49% पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है, सेकेंडरी सेक्टर में 24% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की काम करती है, और टर्सरी सेक्टर में 27% ऑफ पॉपुलेशन काम करती है। लेकिन शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, यानी कितना हिस्सा है सेक्टर्स का जीडीपी, तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है 15%, कितना 15%, सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है 27%, और ऑलमोस्ट 58% हिस्सा जो है वो किसका है, टर्सरी सेक्टर का है जीडीपी के अंदर। तो देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा जीडीपी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं ना, बताया प्राइमरी सेक्टर में काम 49% बताया था। लेकिन ऐसा नहीं, तो उसके बारे में रीजंस क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कभी आपका, वाई देयर आर मोर पीपल इन प्राइवेट सेक्टर एंड लेस इन टर्सरी सेक्टर। तो आंसर होता है, पहला तो ये पॉइंट लिखते हो कि टर्सरी सेक्टर में एजुकेशन और स्किल्स की बहुत जरूरत होती है, एजुकेशन होनी चाहिए और स्किल्स की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी के हर चीज़ को पास नहीं कर सकते। आप इंटरव्यू देने जाते हो, किसी जॉब करते हो, तो इंटरव्यू देकर आपके पास एजुकेशन होगी, स्किल्स होंगी आपके अंदर, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हो, उसको पास कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट होता है टर्सरी सेक्टर में बहुत कम जॉब जनरेट हो पाती है, जॉब्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। क्लास 9th में आपको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ाया गया और इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। यह वह होता है कि मान लो कि एक खेत में 5 लोग की जरूरत है और काम करने की, परंतु वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, उसे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसमें लेबर जो होता है का इफेक्टिव एफर्ट होता है, डिवाइड हो जाता है, और मेनली हमें प्राइवेट सेक्टर में ये देखने को मिलता है, यहाँ पर 5 लोग होते हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग तो लेगा, ठीक है। तो अब बात कर आती है कि अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उन्हें हम कैसे रोजगार दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या राइट होता है, हाउ कैन मोर जॉब्स बी जनरेटेड या क्रिएटेड। तो आंसर फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स सो दे डू फार्मिंग विद द बेस्ट टूल्स एंड प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू रिमेन एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर। यानी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको चीप लोन देकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, क्योंकि पहले वो साल में एक ही क्रॉप उगाते थे और लोन की मदद से ट्यूबवेल्स, मशीन्स, फर्टिलाइजर्स लेकर वो एक साल में
कई बार फसल उगा सकते हैं और पूरे साल एम्प्लॉयड रहेंगे। पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मोर मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स, यानी सरकार हर विलेज की रोड को करेक्ट कर सकती है और बहुत सारे लोग इससे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट हो सकता है, गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज नियर सेमी रूरल एरियाज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे एम्प्लॉयड, यानी गवर्नमेंट सेमी रूरल एरियाज में फैक्ट्री सेटअप करे तो एम्प्लॉयमेंट दे सकती है वहाँ के लोग। फोर्थ पॉइंट उसका 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर। एक शोध के अनुसार, यानी शोध किया गया था, उसके अनुसार यह पता चला है कि इंडिया में 2 से लेकर 29 एज के मात्र 52% स्कूल अटेंड करते हैं। अरे 2 साल से लेकर 29 एज तक के बच्चे जो हैं वो स्कूल कितने अटेंड करते हैं, 52% स्कूल अटेंड करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर स्कूल और कॉलेज बनवा दे तो 20 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ऐसा एक शोध किया गया। फिफ्थ पॉइंट होता है 35+ lakhs जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म सेक्टर। अगर प्लानिंग कमीशन की माने, अगर इंडिया टूरिज्म पर ध्यान दे तो 35 लाख से भी ऊपर लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर टूरिज्म में डेवलपमेंट किया जाए। तो यह सब लॉन्ग टर्म प्लान है और गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म प्लान पर फोकस करती है, शॉर्ट टर्म प्लान पर फोकस करती है। जैसे एक प्लान है नरेगा जो 2005 में इंट्रोड्यूस किया हुआ था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। नरेगा के बारे में सुना होगा आपको। नरेगा ये पता होगा कि पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था और अब वो फिलहाल 625 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, 625 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसके बहुत जिन लोगों के पास काम नहीं होता है मतलब गवर्नमेंट 100 दिन, इसमें क्या होता है जिन लोगों के पास काम होता है गवर्नमेंट 100 दिन क्या करेगी, जो काम देती है 100 दिन के लिए काम देती है। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, यानी उनके पास कोई काम कराए उनकी सैलरी दी जाती है। 100 दिन के का काम दिया जाता है और 100 दिन अगर काम नहीं मिला आपको तो 100 दिन की आपकी सैलरी आपके अकाउंट में पहुँचेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान समझना, कभी क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। टॉपिक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है और इन्हें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट, ये सब फॉलो करने पड़ते हैं। जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं उनके पास सिक्योरिटी होती है, यानी बिना किसी वजह से उनको जॉब से निकाला नहीं जा सकता। इस सेक्टर में जो काम करते हैं वो सिर्फ लिमिटेड आवर्स में ही काम करते हैं और वो लिमिट है 48 आवर्स इन ए वीक। अगर कोई इससे ज़्यादा काम कराता है तो उसे ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इस सेक्टर में लोग हैं उन्हें पेड हॉलीडेज भी मिलती है, यानी अगर कोई छुट्टी पर चला जाए तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाती। इस सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, बेस्ट फैसिलिटीज यानी पानी पीने का, सेफ इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए, इसके ये सब बात हो गई ऑर्गेनाइज सेक्टर की। अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। जो बिजनेस होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और या गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन पर काम फॉलो नहीं करते। यह सेक्टर में कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी किसी को भी निकाला जा सकता है। इसमें काम करने के लिए फिक्स्ड आवर नहीं होते हैं और ओवर टाइम करने का कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इसको
कोई भी पेड हॉलीडेज नहीं मिलते हैं। इसमें जो लोग होते हैं उसमें कोई भी पेड हॉलीडेज पैसे नहीं दिया छुट्टियों के। इनकी वर्किंग कंडीशंस बेकार होती हैं, पानी की समस्या होती है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है, बदबू आ रही है। और 6 पॉइंट है इसका, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन को नहीं मिलती। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में वो कंपनी आती हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड करती है, गवर्नमेंट के अंडर में। इनका मोटिव होता है लोगों की सेवा करना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे रेलवे, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये सब गवर्नमेंट के प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो कंपनीज आती है जो अकेला आदमी या लोग का समूह चलाता है, एक सिंगल पर्सन चला रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन को चला रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनी। इनका मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाना। जैसे एग्जांपल टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड्स से अपना करते हो, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करें मेरे पास, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा आपको। मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। गुड बाय।